तो अब हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना होता है। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं दो लीनियर पेयर लिखता हूं और उन दोनों का ही जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया जनरल फॉर्म। तो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको उसके जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कितनी बार क्या होता है, जो c1 है या c2 है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में होता है। अगर राइट हैंड साइड में है तो आपको उसको शिफ्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बनाना है एक सर्कल, ठीक है। सर्कल में आपको इधर लिखना है b, इधर लिखना है c और इधर लिखना है a, ठीक है। तो b c a, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, आप अपने राइट हैंड साइड की तरफ लिखिए a, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ b और ऊपर c, तो a b c। एरो आप a to b, b to c और c to a रखेंगे, समझ गए, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे वेरिएबल लिखना है x इक्वल टू y इक्वल टू 1, ठीक है। अब x के नीचे आप क्या लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे b से, तो b to c है तो इसमें लिखेंगे bc माइनस bc। y के नीचे क्या लिखेंगे, y के नीचे अगेन अब c to a होगा, ठीक है। b to c आपका हो गया, अब c to a है मतलब ca, करेक्ट। तो हम लिखेंगे ca माइनस ca। अब ca हो गया, फिर उसके बाद a to b जाएंगे मतलब ab, तो 1 के नीचे हम लिखेंगे ab माइनस ab। अब हमको क्या करना है, हमको करना है कि यहां लिखेंगे हम 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 1, ठीक है। अगेन 1 2 2 1, 1 2 2 1, समझ में आया। तो ये हो गया b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो आपको ये सर्कल याद रखना है, b to c इज bc, c to a इज ca एंड a to b इज ab, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा x के लिए, ये हो गया हमारा y के लिए और ये हो गया हमारा 1 के लिए। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं एग्जाम में या टेस्ट में। अगर आप कभी भी ये फॉर्मूला भूल जाते हैं या कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से ये सर्कल बना के इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो आपके सामने दो इक्वेशंस गिवन हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इसमें लिखना है a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। a2 क्या है, a2 इज इक्वल टू 3, b1 क्या है, b1 इज इक्वल टू 3, b2 क्या है, b2 इज इक्वल टू 5, c1 क्या है, c1 इज इक्वल टू माइनस 46 और c2 क्या है, c2 इज इक्वल टू माइनस 74, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये हो गए a1 b1 और c1 और सेकेंड वाले इक्वेशन में हो गया a2 b2 c2। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में हम सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन b1 कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा c2, करेक्ट। c2 क्या है माइनस 74, तो माइनस 74 माइनस b2 कितना है 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय c1 कितना है माइनस 46, ठीक है। तो ये हो गया x के नीचे वाले वैल्यूज इक्वल टू, अब y के जो डिनोमिनेटर में वो वैल्यूज पुट करेंगे। तो c1 क्या है, c1 है माइनस 46, तो माइनस 46 मल्टीप्लाइड बाय a2 इज 3 माइनस c2 कितना है माइनस 74 मल्टीप्लाइड बाय
a1 विच इज 2, ठीक है। अगेन इक्वल टू 1 अपॉन a1 विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय b2 विच इज 5 माइनस a2 विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाय b1 विच इज 3, ठीक है। तो वैल्यूज आप एक बार पुट करने के बाद करेक्शन जरूर कर ले, वेरीफाई जरूर कर लें कि सारे वैल्यूज आपने सही से पुट किया है या नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और इनकेस एक भी वैल्यू आपका गलत होता है तो पूरा आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा और फिर वापस से आपको उसको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको जरा हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, x अपॉन सिंपल जो भी ब्रैकेट्स है उनको ओपन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 74 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये हो जाएगा -222 मतलब -222। देन -5 मल्टीप्लाइड बाय -46 तो -5 मल्टीप्लाइड बाय -46 कितना होगा, +230, ठीक है। नेक्स्ट इक्वल टू y अपॉन, अब y के नीचे वाले सारे नंबर्स हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -138 + 148। सिमिलरली हम 1 के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको भी सॉल्व कर देंगे तो वो आएगा 10 - 9। फर्दर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आया, x अपॉन 8 इक्वल टू y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन आया आपका 1 अपॉन 1, ठीक है, उसके साथ बारी बारी से आपको हर एक वेरिएबल वाले टर्म को एक्सप्रेशन को इक्वेट करना है। तो x अपॉन 8 को एक बार हम 1 अपॉन 1 से इक्वेट करेंगे तो ये क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 8, ठीक है। और y अपॉन 10 को एक बार हम 1 अपॉन 1 से इक्वेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 8, y का वैल्यू आ गया 10। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट टर्म है ये अगर आपके पास कोई और नंबर आता, फॉर एग्जांपल 4 अपॉन 10, तो भी हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ठीक है। x को क्रॉस मल्टीप्लाई करते 10 के साथ और 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4 के साथ, ठीक है, और फिर उसको फर्दर सॉल्व करते। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 1 अपॉन 1 आए या 4 अपॉन 10 आए, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है बट वो नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं रहेंगे, समझ गए। तो आपका इजीली x और y निकल आएगा। तो यही मेथड आपको यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, और इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। तो अभी आपके सामने एक एग्जांपल है, एग्जांपल 15 जो कि बुक का ही एग्जांपल है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशंस। तो ये दो इक्वेशंस गिवन है, p का जो वैल्यू है वो नहीं दिया हुआ है, मतलब y का कोफिशिएंट जो है वो नहीं गिवन है, उसके जगह p दिया हुआ है। आपको p फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या है कि जो इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए इसका, ठीक है। तो मतलब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो उस केस में p का क्या वैल्यू होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें एलिमिनेशन मेथड का कोई रोल नहीं है, ठीक है, बट फिर भी क्योंकि ये आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको याद है आपने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस किया था जिसमें आपने कोफिशिएंट्स का रेशियो यूज किया था ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। वही रेशियो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है उस केस में रेशियो हमारा क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, करेक्ट। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहां से सारे वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। तो a1 क्या है, a1 हमारा है 4, a2 क्या है, a2 है 2, नॉट इक्वल टू का साइन एज इट इज, b1 हमारा क्या है p और b2 क्या है 2, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, 2 1 2 2 ठीक है। अब 2 को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस नॉट इक्वल टू को इक्वल टू के तरह ही आपको ट्रीट करना है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। तो जैसे 2 डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इज नॉट इक्वल टू p, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ p other than 4 there exists unique solution for
द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो 4 के अलावा p का कोई भी वैल्यू होगा तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के केस में। ठीक है, बस p का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, p इज नॉट इक्वल टू 4, तो मतलब p का जो वैल्यू है 4 नहीं होना चाहिए। 4 के अलावा जो भी वैल्यू आप डालोगे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। तो अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल 16। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये दो लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसमें आपको एक अननोन वैल्यू गिवन है k। ठीक है, तो k कोफिशिएंट में भी है, सॉरी k कांस्टेंट में भी है और y का कोफिशिएंट भी है। ठीक है, और ऊपर वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट k है और कांस्टेंट टर्म k-3 है। समझ गए? तो k का आपको वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये इसका जो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए रेशियो का कंडीशन क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। करेक्ट? अगर आपको रेशियो इस टाइप से मिलता है तो दैट मीन्स जो इक्वेशन है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। राइट? अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो a1 का वैल्यू क्या है k, a2 का वैल्यू क्या है 12, इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है 3, b2 का वैल्यू क्या है k, इक्वल टू c1 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू है -k-3 अपॉन c2 का वैल्यू क्या है -k। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे प्लस लिखते, बट अभी माइनस है इसलिए माइनस लिख रहे हैं। करेक्ट? क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्लस आता है ना, माइनस नहीं है, तो अगर माइनस आएगा तो हम माइनस यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर प्लस आता है तो हम कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। तो अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा k-3 अपॉन k। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहले इस वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो k/12 इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा k² इज इक्वल टू 12 3 36। तो k का वैल्यू क्या आएगा, k इज इक्वल टू +-6। प्लस माइनस क्यों आया, जब भी हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो उस केस में हम प्लस माइनस यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब k का वैल्यू +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। समझ गए? तो ये वाला अब सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाइड बाय k, तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर k-3। ठीक है, तो ये हो गया 3k इज इक्वल टू k² - 3k। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा k² - 3k इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया k² - 6k इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है क्योंकि डिग्री 2 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, k कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा k-6 इज इक्वल टू 0। तो k-6 इज इक्वल टू अगेन 0 हो जाएगा क्योंकि ये k नीचे चला जाएगा 0 के, इक्वल टू के ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो k-6 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू कितना हुआ +6। ठीक है, 6 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आया +6। अब यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ रहा था +-6, मतलब k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू -6, और यहाँ पे क्या आ रहा है k इज इक्वल टू +6। तो k का कौन सा वैल्यू हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे +6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +6 आ रहा था, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ रहा था, लेकिन +6 था ना यहाँ पे, और दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसमें हमको सिर्फ +6 मिला है। तो दैट मीन्स कि +6 ही इसका एक्चुअल वैल्यू होगा k का। तो k का वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, उस वैल्यू को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू -6 कैंसिल हो जाएगा और k इज इक्वल टू +6 हमारा यूज होगा। ठीक है, तो फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू +6 द अबव इक्वेशन विल गिव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ गए? कोई डाउट इसमें? एक बार मैं इसको आपको वापस से रिपीट कर देता हूं, स्टेप्स कैसे मैंने किया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जो कि रेशियो का कंडीशन होता है, कब, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, अब a1 के जगह a1 का वैल्यू, b1 के जगह b1, c1 के जगह c1, सिमिलरली a2 b2 c2, इन सब के वैल्यूज हमको पुट करना है। पुट कर दिया मैंने,
उसके बाद सबसे पहले हम फर्स्ट दो जो कंडीशन है उसको हम सॉल्व करेंगे, विच इज k/12 इक्वल टू 3/k। इसको जब हमने सॉल्व किया तो k का हमारे पास दो वैल्यू आया, +6 -6। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो कंडीशन है उसको सॉल्व करेंगे, तो 3/k इक्वल टू k - 3/k। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास k का क्या वैल्यू आया, +6। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस में कौन सा सॉल्यूशन कॉमन है, k = 6, तो हम k = +6 को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अगेन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।